Good evening, friends. I think all of you are very well. And once again, I am back with a new video, and that would be very helpful. If I commit any mistake, I say sorry for that. और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक हमारा है टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइजेस। जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि एक बार एग्जाम्पल्स टेंस कराने के बाद मैं मिक्स्ड एक्सरसाइज कराऊंगा आपके लिए, तो आपके सामने प्रेजेंट है। इस एक्सरसाइज का पर्पस होगा कि आपको एग्ज़ाम के दौरान आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, किस टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं और कैसे हम उनको अटेम्प्ट करें, उन सब के बारे में हम क्या करेंगे आज आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं टेंस, व्हाट इज टेंस? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद रेफरेंस टू टाइम, विद रेफरेंस टू टाइम। ओके, तो देखिए यानी टाइम के एडवर्ब्स मिलेंगे उसमें, उस हिसाब से इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए दी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट एग्जांपल है अपना दी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जानते हैं, प्रधानमंत्री। एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। क्या होता है? संबोधित करना। दी पब्लिक, पब्लिक को। ऑन 26 जनवरी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पे टाइम आ गया, फ्यूचर है। ओके, और फ्यूचर में कौन सी? 26 जनवरी जो नेक्स्ट ईयर आएगी, प्रैक्टिकली लेते हैं हम। तो नेक्स्ट ईयर के लिए फ्यूचर है, और फ्यूचर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, i.e. शैल और विल, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी एड्रेस, जैसी एड्रेस दे रखी। बट ये एक प्राइम मिनिस्टर का एक शेड्यूल है अपनी पब्लिक को एड्रेस करना। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जब फ्यूचर की और जो ऑफिशियल विजिट्स होती हैं या फिर कोई शेड्यूल होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो उसके लिए क्या है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से उसको क्या करते हैं, उस एक्शन को शो करते हैं। हालांकि फ्यूचर एक्शन है, बट यहाँ प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करने की बात कर रहा है, जो कि उसका एक प्लान, ऑफिशियल प्लान्ड क्या है, शेड्यूल है। तो इस वजह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। और हमारी, हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट एफर्मेटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्य में क्या इस्तेमाल होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? तो एड्रेस का क्या आएगा? एड्रेस। और इसमें हम एस या ईएस कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसलिए इसमें क्या लगाएंगे? ईएस लगा देंगे। तो द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द पब्लिक ऑन 26 जनवरी नेक्स्ट ईयर। क्लियर? अगर आपसे फिर भी अगर ये ना हो पाए तो आप सेल और विल और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी हद तक ये सही है। ओके, नेक्स्ट दूसरा आता है दे सॉ ए ब्लैक स्नेक बिहाइंड दी बुशेस वाइल दे प्लांट ट्रीज। देखिए अब आप इसमें देखेंगे दे सॉ, दे सब्जेक्ट है, सो वर्ब, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। तो ये पास्ट है, तो हम यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि ये पास्ट समय की बात हो रही है। अब ये पास्ट समय की बात है और ये इसमें वाइल से कनेक्टेड है, तो ये जो एग्जाम्पल आएगा ये सेंस के अनुसार किस में इस्तेमाल किया जाएगा? पास्ट के किसी अदर टेंसेस में। देखते हैं कौन सा आएगा। कि दे सॉ, उन्होंने देखा, ए ब्लैक स्नेक, एक काला सर्प, बिहाइंड दी बुशेस, बुशेस मतलब झाड़ियाँ, झाड़ियों के पीछे, वाइल जब, दे वे प्लांट वन लगाना, ट्रीज
पेड़ों को। यानी कब देखा? जब वो ट्रीज को प्लांट कर रहे थे, यानी उनका प्लांटिंग का जो प्रोसेस था वो ऑन गोइंग था। तो इसके बाद जो यहाँ पे जो एक्शन है वो ऑन गोइंग बताया गया पास्ट में, जो कि पास्ट कंटिन्यूस के द्वारा शो होता है। तो पास्ट कंटिन्यूस हमारी कौन सी होती है? वॉज और वर, वॉज या वर्ब, सॉरी वॉज या वर, उसके साथ में वर्ब के साथ आईएनजी। ओके, वाइल दे के साथ आएगा, बहुवचन है तो वर आएगा, दे वर प्लांटिंग, प्लांट में आईएनजी लगा देंगे। ओके, क्लियर हो गया? दे शो ए ब्लैक स्नैक, उन्होंने एक काला स्नैक देखा, बिहाइंड दी बुशेस, झाड़ियों के पीछे, वाइल जब या जिस समय, दे वर प्लांटिंग ट्रीज, वो ट्रीज को प्लांट कर रहे थे, पेड़ लगा रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तीसरा एग्जाम्पल है दी स्टूडेंट, विद्यार्थी। प्रिपेयर माने तैयारी करना, फॉर दी एग्जाम, एग्जाम की, एज द डेट डिक्लेयर्ड, डेट डिक्लेयर्ड, यानी कि जैसा कि डेट डिक्लेयर्ड है। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग क्रिएट होगी थोड़ी सी आपको, तो मैं बता देता हूँ कि विद्यार्थी प्रिपेयर तैयारी करना फॉर द एग्जाम के लिए, एज द डेट डिक्लेयर्ड, डेट के बाद सीधा यहाँ पे क्या आ रहा है? पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म आ रही है। ये यहाँ पे पास्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये क्या है? एज द डेट वॉज डिक्लेयर्ड, जैसा कि डेट को डिक्लेयर कर दिया गया है, हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, जैसा कि डेट को डिक्लेयर किया जा चुका है। तो द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी प्रिपेयर करना ऑन गोइंग है इस समय। तो इस वजह से इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी। तो स्टूडेंट्स के, यहाँ स्टूडेंट है, सॉरी स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए क्या आएगा? वर, प्रिपेयर के लिए प्रिपेयरिंग, आईएनजी लग जाएगी। तो क्लियर है? द स्टूडेंट्स वर, नहीं सॉरी वर नहीं, आर आएगा। द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स एज द डेट डिक्लेयर्ड, जैसा कि डेट डिक्लेयर की जा चुकी है, तो एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी उनका प्रिपेयर करना ऑन गोइंग है, वो प्रिपरेशन उनकी जारी है। तो क्या आ जाएगा? आर प्रिपेयर। क्लियर है? नेक्स्ट, एवरी विंटर, समय क्या बताया गया? एवरी विंटर। एवरी विंटर मतलब जब कभी भी विंटर आती है, सर्दी आती है जब कभी, यानी रिपीटेड एक्शन आने वाला है। अवर स्कूल, हमारा स्कूल, गो माने जाना, ऑन ए ट्रिप, एक ट्रिप पे। तो इसमें जो ट्रिप पे जाना जो एक्शन है वो क्या है? ऑन गोइंग है, ऑन गोइंग नहीं, रिपीटेड एक्शन है, यानी जब भी विंटर आती है तब हम ऐसा करते हैं। तो ये एक्शन क्या होता है? ये रिपीटेड आता है एवरी ईयर के अर्थ में। तो ऐसे एक्शन जो रिपीटेड होता है उस एक्शन में सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होती है, और गो की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। एस कब लगेगा? जब इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हो। तो स्कूल सिंगुलर है तो वर स्कूल गोज। क्लियर है? एवरी विंटर आ जाए, एवरी ईयर आ जाए, एवरी मंथ आ जाए, रेगुलरली, ओकेजनली, यूजली, डेली, एवरी संडे, ऑफन, सेल्डम, ये ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो किसी भी एक्शन को रिपीटेड बताते हैं, तो उनके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट आ जाते हैं सीमा। स्पेंड माने खर्च करना, आवर्स घंटे, बिफोर दी मिरर, मिरर से पहले नहीं, मिरर के सामने। यहाँ अर्थ है बिफोर का दर्पण के सामने। ओके। इन हर यूथ, अपनी
यूथ में, युवा अवस्था में है। तो मैंने बताया था ना टेंस के लिए टाइम रेफरेंस आएगा। अब यहाँ पे ये टाइम रेफरेंस है, इन हर यूथ, अपनी युवा अवस्था में है, यानी जब वो युवती थी। तो ये जो टाइम है, इन हर यूथ, इन दी चाइल्डहुड, इन हर यंग एज, व्हेन शी वाज यंग, व्हेन ही वाज ए यंग मैन। तो ये जो फ्रेज और या फिर क्लॉज आते हैं वो हमेशा पास्ट को डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ यूथ, युवावस्था कहने का पर्पस क्या है, क्योंकि अब वो युवावस्था नहीं है, दैट हैज गॉन, जो जा चुकी है। तो अब युवावस्था ये कौन सा समय हो गया, ये हो गया पास्ट। और चूंकि पास्ट में जब कभी पहला रेफरेंस देते हैं तो कौन सी टेंस इस्तेमाल होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर। तो यहाँ पे स्पेंड का क्या आएगा, स्पेंड की आएगी सेकंड फॉर्म, क्योंकि सेंटेंस क्या है, सकारात्मक है, नेगेटिव नहीं है, ना ही प्रश्नवाचक है। तो हम इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, स्पेंड की सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म जनरली बनाते हैं ईडी से लगा करके, लेकिन कुछ इरेगुलर वर्ब होती हैं। तो सीमा स्पेंट सेकंड फॉर्म होती है स्पेंड की, स्पेंट कि सीमा स्पेंट आवर्स, कि सीमा बिताया करती थी आवर्स, घंटे, बिफोर द मिरर, मिरर के सामने, इन हर यूथ, अपनी युवावस्था में। एक और लॉजिक है इसके अंदर, वो मैं रिवीजन में लूंगा, है ना। डॉक्टर प्रियंका बिगिन माने शुरू करना, टू लिव रहना, इन दी लोकलिटी, इस लोकलिटी में, रिसेंटली हाल ही में। रिसेंटली जो वर्ड है वो एक एक से ऐसा एक्शन को जोड़ता है प्रेजेंट से, जो पास्ट से प्रेजेंट में है। तो रिसेंटली मतलब हाल ही में, तो ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। ठीक है। तो डॉक्टर प्रियंका ने रिसेंटली, हाल ही में, तो हैज अब होती है क्योंकि इसकी वर्ब हैज, बिगिन की थर्ड फॉर्म आएगी, बिगिन, बिगन। डॉक्टर प्रियंका हैज बिगन टू लिव इन लोकलिटी रिसेंटली। रिसेंटली आ जाए, सो फार अब तक आ जाए, टिल नाउ, यट, ओके, ऑलरेडी, जस्ट। तो ये जो एडवर्ब आ जाते हैं और सिंगल क्लॉज होता है तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात हैज और हैव उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, दी फार्मर, कि दी फार्मर किसान, ऑलरेडी पहले से ही, दी फार्मर ऑलरेडी पहले से ही, डिवाइड माने बांटना, हिज प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी को, हिज प्रॉपर्टी अपनी संपत्ति को, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल को थोड़ा क्लेरिफाई करूँगा, लेकिन ही डाइड ऑफ कॉलेरा, लेकिन वह डाइड हो गया, खत्म हो गया, ऑफ कॉलेरा। अब देखिए बट एक कंजंक्शन है ना, जो इस क्लॉज को इस क्लॉज से ज्वाइन कर रहा है, जोड़ रहा है। तो इसको देखते हैं बेटा, डाइड ऑफ क्या होता है, यहाँ पे डाइड देखो सेकंड फॉर्म है, ही सब्जेक्ट है और डाइड क्या है, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट है। तो इसका मतलब अब ये जो इसमें जो वर्ब शो होगी, जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो पास्ट के ही किसी सेंटेंस से होगी। तो देखिए समझिए, द फार्मर ऑलरेडी डिवाइड हिज प्रॉपर्टी बट ही डाइड ऑफ कॉलेरा, कि वह कॉलेरा से मर गया, लेकिन वह कॉलेरा से मर गया ऑलरेडी पहले ही, मतलब डाई होने से पहले ही,
तो डाई हो गया पास्ट, उससे पहले समय यानी कि पास्ट का भी पास्ट, जो कि क्या होती है, हेड थर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है, हेड थर्ड फॉर्म। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी आने पे हैज हैव थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसी प्रकार रेफरेंस पास्ट का होने की वजह से अगर ऑलरेडी दिया हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करता है, यानी हेड और थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट चलते हैं, वाटर इन दी वाटर बॉडीज, पानी इन दी वाटर बॉडीज, पानी के स्रोतों में। वाटर बॉडीज का मतलब होता है जैसे रिवर है, नदी है, लेक्स झीलें हैं, ओशन महासागर हैं, ठीक है। तो जो भी पानी के स्रोत हैं उसमें वाटर जो है, वो पानी जो है, इवोपरेट होना, बाष्पीकरण होना। क्या होना बेटा, बाष्पीकरण। ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, सन की हीट के कारण, सूरज की हीट के कारण जो वाटर बॉडीज में वाटर है, पानी है, वो इवोपरेट होता है। ये क्या है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप फैक्ट मान लीजिए, साइंटिफिक फैक्ट मान लीजिए कि वाटर बॉडी से बाष्पीकरण होता है। तो इसका हम कभी ये नहीं कह सकते कि बाष्पीकरण होता था या बाष्पीकरण होगा, क्योंकि ये एक क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसा पहले भी होता था, आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। तो ये आता है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जो इवोपरेट होगी उसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल की जाएगी। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है सकारात्मक वाक्य में, तो इवोपरेट का इवोपरेट ही आएगा, इवोपरेट। अब एस लगाने का मतलब क्या है कि इसमें सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है, तो सब्जेक्ट बॉडीज नहीं है, सब्जेक्ट बॉडीज नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, वाटर, वाटर पानी इन दी वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज में जो वाटर है ये सब्जेक्ट होगा। तो सिंगुलर है वाटर, तो इसलिए इसमें एस लग जाएगा। तो वाटर इन दी वाटर बॉडीज इवोपरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। क्लियर, कि पानी जो है, जो वाटर बॉडीज में जो पानी होता है वो सन की हीट के कारण क्या होता है, इवोपरेट होता है, बाष्पीकृत होता है। नेक्स्ट, दी शर्मा फैमिली, शर्मा परिवार, लिव माने रहना, इन अवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में, फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से। तो अब मैंने बताया था सिंस या फॉर आ जाता है, उसके बाद टाइम दे रखा हो कि उस समय से, कई ईयर्स पास्ट हो गया, कई सालों से, वो साल हो गए पास्ट, उन सालों से, उन वर्षों से, और प्रेजेंट में भी वो क्या है, उनका लिव रहना ऑन गोइंग है, जारी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल होगी, जो कि हैज़ बीन या हैव बीन, वर्ब में आईएनजी लगा करके बताई जाती है। क्योंकि फॉर आ रहा है, मैनी ईयर्स समय दे रखा है, तो उसकी वजह से हैज़ बीन और हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है। लिव में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हट जाएगा। ओके, अब हमारा आ जाता है 10th, अवर ब्रेन, हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, कंटेन, कंटेन माने अंदर होना, निहित होना, अराउंड लगभग 100 बिलियन नर्व्स, लगभग 100 मिलियन नर्व्स, नर्व्स बोलते हैं किनको, तंत्रिकाओं को। तो देखो ये क्या, एक साइंटिफिक फैक्ट है, ये एक फैक्ट आ गया साइंस का कि हमारे ब्रेन में लगभग 100 से ज़्यादा, 100 मिलियंस के आसपास क्या होती हैं, नर्व्स, तंत्रिकाएं होती हैं। तो ये क्या, एक साइंटिफिक फैक्ट है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेगा। ठीक है, तो अवर ब्रेन, कंटेन का क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, कंटेन, और कंटेन चूंकि ब्रेन सिंगल है तो इसलिए सिंगुलर,
कंटेन्स के अवर ब्रेन कंटेन्स अराउंड 100 बिलियन नर्व्स, कि हमारे ब्रेन में लगभग 100 मिलियन नर्व्स होती हैं। क्लियर। अब कुछ टेंसेस के अलावा और भी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जैसे वाइल कंजंक्शन आ रहा है, अगर आपसे पूछा जाए इसमें कंजंक्शन कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, और आपके लिए यही एग्जाम्पल दे दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है ये पास्ट एक्शन है पास्ट इंडेफिनिट में, और ये पास्ट कंटिन्यूअस। तो एक ऐसा एक्शन जो ऑनगोइंग बताता है पास्ट में, तो वो बताया जाता है हमेशा समय के अर्थ में वाइल के द्वारा। जब जिस समय वेन से इसको कंटिन्यू, जो एक्शन जो ऑनगोइंग है जो हो रहा था, उस एक्शन को बताने के लिए वाइल ही इस्तेमाल की जाएगी, वेन इस्तेमाल नहीं की जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं, कुछ स्पेशल है क्या इसमें, ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बस ये ध्यान रख देना है कि डेट डिक्लेयर्ड, ये पास्ट नहीं है। डेट डिक्लेयर्ड अगर आप पास्ट समझोगे तो इसका अर्थ होगा डेट ने घोषणा की, जबकि डेट घोषणा नहीं करता, डेट को घोषित किया जाता है। तो आप इसको ये पैसिव फॉर्म के रूप में समझें, तो ये प्रेजेंट के अर्थ में है कि द डेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, कि डेट को डिक्लेयर किया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। अगला जो एग्जांपल है उसमें देख लेते हैं, इन हर यूथ। हाँ देखो, यूथ ये एक पास्ट हैबिचुएटेड एक्शन है, पास्ट में हैबिट में इस्तेमाल किए जाना, पास्ट की आदत है। मान लीजिए आपके लिए यहाँ पे स्पेंड वर्ब दे रखी है, क्लियर। अब वो कहता है, वो मांगता है आपसे मॉडल्स फिल करने के लिए, मॉडल ऑक्सिलरी को फिल करने के लिए, कहने का मतलब मॉडल भरने के लिए। अब एक ऐसा एक्शन जो पास्ट की हैबिट को बताए, कौन सी, पास्ट की हैबिट। इन हर यूथ से पता चल जाएगा पास्ट है, और हैबिट का मतलब क्या है, उसका घंटों तक दर्पण के सामने खड़े रहना। तो पास्ट की हैबिट को बताने के लिए जो मॉडल ऑक्सिलरी इस्तेमाल होती है वो होती है यूज्ड टू। क्या होती है, यूज्ड टू, वो ऐसा किया करती थी। और अगर यूज्ड टू ऑप्शन में नहीं होता है तो दूसरी होती है वुड। ये दोनों ही ऐसी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जो पास्ट एक्शन, पास्ट हैबिट्स को बताती हैं, ठीक है। और अगर इसको वर्ब फॉर्म्स में पूछा जाए, जैसे स्पेंड की वर्ब फॉर्म पूछ ली जाए, तो पास्ट के लिए क्या हो जाएगा, पास्ट हैबिट के लिए स्पेंट सेकंड फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स में। सिक्स में भी कोई स्पेशल कुछ नहीं है। आगे देखते हैं सेवेंथ को। सेवेंथ भी क्लियर है। सेवेंथ में बस आप ये ध्यान रखना कि ये जो प्रपोजिशन होता है, किसी बीमारी से अगर आदमी मरता है तो प्रपोजिशन के तौर पर ऑफ का इस्तेमाल होता है, पहली चीज़, ठीक है। आगे देखते हैं एट्थ में, देख लीजिए। एट्थ में एक साइंटिफिक फैक्ट है, ये नोटिस करने वाली चीज़ है। और नाइन्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंथ अपना क्या है, ब्रेन कंटेंस, अपनी साइंस की बात है, ठीक है ना, साइंटिफिक फैक्ट बताया गया है। तो ये सब था, अब तक आपको बताया गया। आगे एक्सरसाइज में चलते हैं। अब चलते हैं अपने 11th एग्जाम्पल्स की तरफ। 11th एग्जाम्पल है अपना एलिसा कार्सन। एलिसा कार्सन नाम की एक 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, जो कि एक एस्ट्रोनॉट है, एक अंतरिक्ष यात्री है। स्टेप माने कदम रखना, ऑन द मार्स, मार्स यानी मंगल ग्रह पे, बाय 2033। देखो 2033 क्या हो गया, फ्यूचर टाइम हो गया। और बाय 2033, तो मैंने बताया था कि बाय के बाद समय, अगर फ्यूचर का, भविष्य का समय दिया हुआ है, तो वो एक्शन उस समय तक पूरा कर दिया जाएगा, हो चुका होगा।
तो एक ऐसा एक्शन जो भविष्य में जाके पूरा हो चुका होगा या कंप्लीट किया जा चुका होगा, उसको बताने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो है शैल हैव और विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? कि एलिसा कार्सन विल आएगा, विल हैव स्टेप की थर्ड फॉर्म स्टेप, डबल पी हो जाएगा इसमें। ओके, कि एलिसा कार्सन विल हैव स्टेप्ड ऑन द मार्स, मार्स पे कदम रख चुकी होगी बाय 2033, 2033 तक। एलिसा कार्सन is the only girl who has completed all kind of space training camps in this age। इस एज पे एलिसा कार्सन एकमात्र ऐसी लड़की है दुनिया के अंदर जिसने 17 साल की एज में ही अपने जो स्पेस के कैंप होते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, उनको हर तरह के कोर्स को उसने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना? तो ऐसे सेलिब्रिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, तो ये क्लियर है कि बाय के बाद फ्यूचर टाइम आता है तो शैल हैव या विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाती है। नेक्स्ट है 12th, ए नंबर ऑफ पीपल, कई संख्या में लोग, ट्रेवल यात्रा करना, बाय एयर हवा द्वारा, बाय एयर का मतलब एयरवेज के द्वारा, इन द ईयर्स टू कम आने वाले वर्षों में। आने वाले वर्षों में क्या है, कई संख्या में लोग जो हैं वो उनका ट्रैवल करना बताया गया है कि वो यात्रा किया करेंगे। तो ये एक देखिए, आप जैसे इस बात को सोचते हो तो विजुलाइज होता है, फ्यूचर में एकदम से दिखता है कि फ्यूचर में क्या है, लोग बाग ट्रैवल कर रहे हैं, है ना? तो ये विजुलाइजेशन है कि फ्यूचर में ये एक्शन ऑनगोइंग होगा, उस समय हो रहा होगा। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को शो करता है, इसीलिए इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वो इस्तेमाल की जाएगी जो कि सेल बी या विल बी के साथ वर्ब में आईएनजी लगा करके बनाई जाती है। तो ए नंबर ऑफ पीपल विल बी ट्रैवलिंग बाय एयर इन द ईयर्स टू कम, कि आने वाले वर्षों में जो कई संख्या में लोग, एक भारी संख्या में लोग एयर के द्वारा मतलब वायु यात्रा किया करेंगे, हवा यात्रा किया करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत अच्छा है और 10th में बोर्ड में एग्जाम में आने की बहुत संभावना है, और ये ही नहीं किसी भी कंपटीशन में भी आ सकता है। प्लीज़ कृपया, स्टैंड माने खड़े होना, इन ए क्यू, एक लाइन में, कृपया एक लाइन में खड़े हो जाएं। तो ये क्या है, ये है एक रिक्वेस्ट। क्या है ये? एक रिक्वेस्ट। और जो वाक्य दिया गया है वो है इम्पेरेटिव, एक क्या कहते हैं मतलब आज्ञा सूचक वाक्य है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही बनाया जाता है। प्लीज़ स्टैंड का स्टैंड ही आएगा कि कृपया खड़े रहो, इन ए क्यू, एक लाइन में, कृपया एक पंक्ति में खड़े हो जाएं। क्लियर? तो जब कभी वर्ब पहले आती है, वर्ब फॉर्म बनने के लिए आती है और लास्ट में फुल स्टॉप आता है, तो वो समझ लीजिए वो क्या है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ओके, नेक्स्ट एक और चीज़ बताता हूं मैं, अगर आ जाता है यहाँ नॉट स्टैंड, ठीक है, अगर नॉट स्टैंड आता है तो यहां पे क्या आ जाएगा, डोंट स्टैंड। क्लियर है? ध्यान रखना। ओके, एडिशनल में अलग एग्जाम्पल बना के लिख लेना भले, जिससे याद रहेगा। नेक्स्ट है ए स्टिच इन टाइम सेव 9। एक्चुअल में ये क्या है, प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब, कहावत। मैंने बताया था कहावत होती, प्रोवर्ब होती है, कोटेशन होती है,
किसी का वक्तव्य, किसी की प्रसिद्ध बात जो है, अगर वो आती है एग्जाम्पल के तौर पे, तो जो उसमें वर्ब होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होती है। तो इस वाक्य में भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगी। अब प्रोवर्ब कैसे है समझा देता हूं। ए स्टिच इन टाइम, समय रहते, समय रहते, ए स्टिच एक हल, सेव 9 न जाने कितनों को बचाता है। समय रहते अगर हम किसी भी समस्या को उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो उससे जन धन की जो क्षति होती है उससे बचा जा सकता है। तो ये इस प्रोवर्ब का मतलब है। ये इंग्लिश में फेमस है, हमारी हिंदी में अलग तरह से फेमस है। तो स्टिच इन टाइम, तो ये स्टिच इन टाइम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि एफर्मेटिव वाक्य इसलिए एस लगेगा इसमें। स्टिच इन टाइम सेव्स 9, कहावत है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यानी इस तरह की कहावतें भी आपके लिए एग्जाम्पल में आ सकती हैं, है ना। पूरी क्या है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, लाखों वर्षों पहले, देयर, रोम माने भ्रमण करना, घूमना, दी डायनासोर्स ऑन द अर्थ, अर्थ पे। अब यहाँ पे जो बात की गई है डायनासोर्स की, वो एक कौन सा समय है, पास्ट। क्लियर। तो पास्ट इंडेफिनिट तो यही डिसाइड हो गई। दूसरी चीज इसमें एगो भी आ रहा है, समय के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, लाखों वर्षों पहले, पास्ट में। देयर रोम, तो वाक्य सिंपल है इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वेरी गुड, सेकंड फॉर्म। देयर रोम्ड द डायनासोर्स ऑन द अर्थ, कि अर्थ पे डायनासोर्स रहा करते थे, घूमा करते थे। क्लियर। इसके अलावा एगो आ जाए या यस्टरडे आ जाए, है ना, और कोई पास्ट का समय आया जैसे इन 1947 है, इन 1857 है, या फिर इन 1500 है, कोई भी पास्ट का किसी प्रकार की बात आ जाए तो उसमें जो वर्ब आएगी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगी, सकारात्मक वाक्य, सेकंड फॉर्म। और अगर वाक्य नेगेटिव आता है या प्रश्नवाचक होता है तो उसके लिए डिड और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट है 16, वी, हम, थिंक मैंने सोचना, द मैटर, के मामला, शुड बी रिजोल्व, मामले का हल किया जाना चाहिए, सून, जल्द ही। अब आप एक बार इन सारे शब्दों को मिला करके अर्थ करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तो आपको लगेगा कि इसमें एक मत की बात हुई है, विचारधारा की बात हुई है। तो यहाँ पे एक ओपिनियन है, एक विचारधारा है। मैंने बताया था जब ओपिनियन बताते हैं, जब हम कोई सलाह देते हैं या कोई विचारधारा व्यक्त करते हैं और थिंक के अर्थ में, तो वो वहाँ पे वर्ब जो आएगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। तो वी जो है बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। क्लियर है कि वी थिंक, हम सोचते हैं, हम मानते हैं कि द मैटर शुड बी रिजॉल्व सून, कि मैटर को शीघ्र ही क्या किया जाना चाहिए, हल किया जाना चाहिए। ओके। 17 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। स्टॉप, टॉक, बात करना, अलाउड, तेजी से, इन दी क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर तेज आवाज करना, स्टॉप, क्या करो, बंद करो। वाक्य कौन सा है, वर्ब से शुरू है, स्टॉप से, जो कि किस पे खत्म हो रहा है, फुल स्टॉप पे। तो ये वाक्य कौन सा है, इम्पेरेटिव। क्लियर। जैसे इसमें बताया था प्लीज स्टैंड इन ए क्यू। लेकिन जो स्टॉप वर्ब है उसके बाद जो वर्ब आती है वो आईएनजी की फॉर्म में आती है। ऐसी कई वर्ब्स होती हैं जो ऐसा करती हैं। स्टॉप टॉकिंग अलाउड इन दी क्लासरूम,
अदर कौन सी ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद अगर वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी? अवॉइड है, सजेस्ट है, स्टार्ट है, बिगिन है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जनरली ऐसी वर्ब्स हैं जो उसके तुरंत अगर वर्ब पूछी जा रही है तो वो आईएनजी की फॉर्म में आती है। क्लियर? नेक्स्ट है 18th, इफ पवन। कंजंक्शन है हमारा इफ से क्या होती है? कंडीशन बनती है, शर्त बनती है कि यदि ऐसा हो जाता है। इफ पवन इनवाइट, वर्ब है इनवाइट, आमंत्रित करना, मी मुझे, आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी। एक तो इफ वाला क्लॉज हो गया कॉमा तक, और एक है यहाँ पे दूसरा क्लॉज। दूसरे क्लॉज में मॉडल आया है वुड और साथ में हैव और अटेंडेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सीधी सीधी बात याद रखो, अगर इफ वाला वाक्य है, इफ से शुरू है वाक्य, यानी इफ वाला क्लॉज है और दूसरे क्लॉज में वुड और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये जो वर्ब फॉर्म आएगी वो हमेशा लेगी हैड और इसकी थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। क्लियर है? क्लियर। दूसरी एक और चीज बता देता हूं कि अगर यहां पे होता सिर्फ वुड और ये वुड के बाद में यहां पे होती अटेंड ओनली, क्या होती? अटेंड, जो कि क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। वुड के बाद में फर्स्ट फॉर्म है। और इफ वाला वाक्य है, इफ से जुड़ा हुआ एक क्लॉज है और दूसरे क्लॉज में वुड और फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो यहां पे जो इनवाइट है उसकी सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, यानी पास्ट टेंस। अगर नॉट होता है तो डिड इनवाइट। क्लियर? डिड नॉट इनवाइट। दूसरी चीज एक और इसमें, अगर यहां पे होता शैल अटेंड, ठीक है, शैल अटेंड या विल अटेंड, विल अटेंड आया था तो प्रॉमिस हो जाता, शैल अटेंड है तो फ्यूचर में ऐसा करूंगा मैं। तो अगर शैल या विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये जो इनवाइट है इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होती, इनवाइट्स। समझ में आ गए? तीनों एग्जांपल्स क्लियर हैं कि इफ पवन इनवाइटेड मी आई वुड अटेंड दी पार्टी। क्लियर? दूसरा वाक्य, इफ पवन हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड दी पार्टी। क्लियर? नेक्स्ट, इफ पवन इनवाइट्स मी आई शैल अटेंड, या फिर आई विल अटेंड दी पार्टी। तो 3 एग्जाम्पल्स आप इसमें देखने के बाद नोट कर लेना, बना लेना इन एग्जाम्पल्स को, कि अल्टरनेटिवली यही इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज एक और फोकस करूंगा कि अगर आपको यहाँ पे इनवाइटेड वर्ब मिलती है जो इफ से जुड़ा हुआ वाक्य की है, इफ से जुड़े वाक्य की इनवाइटेड वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे जो मॉडल इस्तेमाल होगा वो वुड और वर्ब फर्स्ट फॉर्म मिली जाएगी। अगर यहाँ इफ से जुड़े हुए वाक्य में हेड और थर्ड फॉर्म दे रखी है तो उसमें जो मॉडल आएगा वो वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यदि इफ वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है
तो आने वाले वाक्य में शैल या विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें। शैल या विल का मतलब है अगर आई विल हो जाएगा तो वो प्रॉमिस है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट 19 लास्ट है आज का एग्जाम्पल कि कोलंबस ने डिस्कवर माने खोजना अमेरिका को, दो यद्यपि ही इंटेंडेड टू सर्च इंडिया, यद्यपि उसका जो इरादा था वो इंडिया को खोज करने का था। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एग्जाम्पल में ही देखें तो क्लियर सी बात है कि कोलंबस ने अमेरिका को क्या किया, खोजा था। तो पास्ट हो गया सीधा सीधा, तो डिस्कवर की डिस्कवर्ड आ जाएगी कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका दो यद्यपि ही इंटेंडेड टू सर्च इंडिया, यद्यपि उसका जो इरादा था वो इंडिया को खोजने का था। क्लियर है। तो आज के एग्जाम्पल्स काफ़ी क्लियर हो गए होंगे आपको, और आप जब और प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइजेस की टेंस से रिलेटेड, तो आपको इसमें प्रत्येक एग्जाम्पल का एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा इसी तरह का। थोड़े वर्ड्स में या फिर वाक्य में थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन सेम यही रूल्स आपको मिलेंगे कि प्रोवर्ब आती है तो पास्ट टेंस इस्तेमाल होती है ना। ये पास्ट का रेफरेंस आता है तो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। पास्ट का रेफरेंस किस किस तरह का हो सकता है, साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आती है। फ्यूचर में एक पर्टिकुलर समय तक किसी काम को पूरा होना बताया जाता है तो वो उसमें फ्यूचर परफेक्ट रहता है ना। और पास्ट के अंदर ही एक एक्शन अगर ऑनगोइंग होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस, एक एक्शन हो चुका होता है उससे पहले ही तो पास्ट परफेक्ट, और एक पर्टिकुलर समय से हो रहा था पास्ट में ही तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करोगे तो ये इजी होता जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और लोगों को भी मोटिवेट करें कि आपको रियल में अगर अच्छा लग रहा है कि टीचिंग अच्छी करा रहे हैं सर, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, इसको और अच्छा बनाएंगे, जिससे मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाऊंगा। नेक्स्ट जो वीडियो मैं अब ला रहा हूँ वो मेरे ग्रामर का अगला पॉइंट होगा जो मैं वर्ब से रिलेटेड है, और वो वर्ब से रिलेटेड होगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं तो मैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस रिप्रेजेंट करता है वर्ब को, जो डिसाइड करती है कि क्या एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है या एक्शन ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया गया है। तो यही होगी, देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। थैंक यू, गुड नाइट।